हाय। आज हम क्लास 10th एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नामक चैप्टर से जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में पीवाईक्यू बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने कलेक्ट करके लाया है। एग्ज़ाम से पहले इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख कर जाएँ, ये प्रश्न आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं। आपको ये विशेषताएं पढ़नी है और बताना है कि इन विशेषताओं के आधार पर कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। पहला है, वन्यजीव संरक्षण के लिए आवास की व्यवस्था की गई। इसमें संरक्षित प्रजातियों की सूची प्रकाशित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाना, या फिर संघ सूची ए में वन एवं वन्यजीव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करना था। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। इस अधिनियम को लाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि वन्य जीवों के आवास को सुरक्षित किया जाए, साथ ही साथ उनके अवैध व्यापार एवं शिकार तस्करी पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ सरकार इसमें यह भी प्रावधान लेकर आई कि जितने भी हमने संरक्षित जीवों की सूची बनाई है उसे हम प्रकाशित करेंगे एवं वन्यजीव पशु विहार एवं राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करेंगे। अब देखते हैं क्या ये विशेषताएं हैं। तो पहला है कि वन्यजीव के लिए आवास की व्यवस्था करना। ठीक बात, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में वन्यजीवों के आवास की व्यवस्था एवं उसे संरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। पहला सही है। साथ ही साथ संरक्षित जीवों की सूचियां भी प्रकाशित करी जाएंगी, ये भी उसके प्रावधान है। एवं तीसरा है कि जो लुप्तप्राय प्राणियां हैं उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी सही बात है। चौथा है, संघ सूची में वन और वन जीव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करना, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं किया गया था। तो इस प्रश्न का हम देखें तो उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा जो कि विकल्प ए में सही है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर पहला, दूसरा और तीसरा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देख लेते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान थे। जैसा कि हमने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ, लाया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? आवास को सुरक्षित किया जाएगा, साथ ही साथ जो सरकार है भारत में जितने भी जीव सूचित की गई हैं, सुरक्षित की गई हैं, संरक्षित की गई हैं, उनकी सूची भी प्रकाशित की जाएगी। एवं सरकार ने इसमें भी प्रावधान किया गया था, जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, आवास को सुरक्षित किया जाएगा, साथ ही साथ जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान था। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार भी स्थापित किए जाएंगे, साथ ही साथ गंभीर रूप से खतरे में पड़े विशेष प्राणियों की सुरक्षा भी की जाएगी। तो ये वाले जो प्रावधान थे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को, ये जरूर पढ़ें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्नों वाले में आपका आ जाए, तो ये आप प्रावधान आपको याद रहेंगे तो बहुविकल्पी भी सॉल्व कर पाएंगे और कुछ लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय में आए थे तो उसका भी उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? आपको पढ़ना है, ये विकल्प पढ़ने, और पूछा है कि बाघों की आबादी और जैव विविधता पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। संभावित उपाय दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और क्या उपाय सही हो सकते हैं आपको उत्तर चुनना है। पहला है, शिकार पर प्रतिबंध लगाना और उसके आवासों को कानूनी संरक्षण तथा व्यापार को प्रतिबंधित करना। दूसरा विकल्प है, वन क्षेत्रों में जनता के प्रवेश पर रोक लगाना। तीसरा है, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करना। चौथा है, वनों को आरक्षित एवं संरक्षित वनों में परिवर्तित करना। तो आपको पढ़ना है कौन सा बाघों की आबादी और जैव विविधता पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको रोके जाने के लिए संभावित उपाय हो सकते हैं। तो पहला तो है, अब भाई जब शिकार पर प्रतिबंध लगाएंगे, आवास को सुरक्षित करेंगे, तो स्वाभाविक है जैव विविधता भी हमारी सुरक्षित रहेगी, बाघ भी सुरक्षित रहेंगे, तो पहला तो होगा ही। दूसरा, वन क्षेत्रों में जनता के प्रवेश पर रोक लगाना। नहीं, जनता, आप देख रहे हैं कि जितने भी जनजाति समूह हैं उनका प्रमुख जीवन का स्रोत क्या है? वो नहीं है। जब उनका वन में जाने पर ही हम प्रतिबंध लगा देंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? तो ये उपाय नहीं है। अगला देख लेते हैं। हाँ, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करके हम मार्क कर सकते हैं कि ये राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाना आपके लिए प्रतिबंधित है। तो वहाँ के जो प्रतिबंधित क्षेत्र में जो बाघों की आबादी है और जैव विविधता है, इसको सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
वनों को हम आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में परिवर्तित कर भी रोक सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 होगा ही नहीं। मतलब जहाँ जहाँ प्रश्न में उत्तर में ऑप्शन नंबर 2 है उस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। देख लो, ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, नहीं होगा। इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा। ये 2 है, ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न जो स्टेटमेंट वाले हैं, इन प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। आपको यदि प्रश्न में कुछ 1-2 ही स्टेटमेंट आ रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट निश्चित रूप से या तो गलत होगा या तो निश्चित रूप से सही होगा। जैसे हमें पता चल गया कि जनता के प्रवेश पर रोक लगाना ये निश्चित रूप से गलत होगा, तो हमने गलत गलत हटा लिया तो हमें उत्तर सही मिल गया ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी स्टेटमेंट आ रहे हों, तो ये से भी प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे बाघों के संरक्षण के लिए हम 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण क्षेत्र यानी राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किए गए थे। वो भी आगे वाले आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। साथ ही साथ वन्य जीव अधिनियम 1980 में पास किया गया। हिमालय में चिपको आंदोलन शुरू किया गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ये उत्तराखंड में हिमालय वाले क्षेत्र में चला था। जैसे टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवोदय आंदोलन, ये कहाँ शुरू हुआ? टिहरी में। ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे जनजाति समूह हैं जिनकी क्रियाकलाप और उनकी संस्कृतियों ने भी हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में 2 जनजातियाँ जैसे मुंडा और संथाल जनजातियाँ, ये महुआ और कदम की पूजा करते हैं। तो जब महुआ और कदम की पूजा करेंगे तो आप वैसे पेड़ों को काटने से बचेंगे, क्योंकि वो उसमें आपकी आस्था जुड़ी है। तो इससे आपकी संस्कृति भी बड़ी इनरिच्ड हो रही है और आपके प्रकृति और जैव विविधता की भी सुरक्षा की जा रही है। साथ ही साथ उड़ीसा और बिहार की कुछ जनजातियां हैं जो शादी विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार वनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। तो आपको प्रश्न पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन का वर्णन सही नहीं है। जैसे आरक्षित वन को क्या? आधे से अधिक वनों का आरक्षण। संरक्षित वन 1/3 वनों का आरक्षण। अवर्गीकृत वन सरकार और निजी व्यक्तियों के अधीन आरक्षित वन। अस्थायी वन लकड़ी के उत्पादन के लिए आरक्षित और अवर्गीकृत वन। आपको पढ़ना है स्टेटमेंट और आपको बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो सही वर्णित नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी ये सही वर्णित नहीं है, क्योंकि स्थायी वन उसे कहते हैं जो आरक्षित और संरक्षित वन होती है, अवर्गीकृत नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? संरक्षित। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बहुत सारे टाइगर को रिजर्व बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए। तो कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बाघ संरक्षण परियोजना से जुड़े हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और मिलान करना है। जैसे भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के संबंध में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। सरिस्का वन्यजीव विहार, मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इनके कौन कौन से राज्य में मिलाना है। जैसा कि हमने पढ़ा कि सरिस्का वन्यजीव पशु विहार कहाँ है? राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है? मानस असम में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो पहला का दूसरा, इसमें देखो कहाँ कहाँ पहले का दूसरा है। पहले का दूसरा इसमें तो है ही नहीं, तो ये उत्तर होगा ही नहीं। ये उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब 2 विकल्प तो हमारे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके। अब देखो दूसरा का तीसरा इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। मतलब हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 2। मतलब सरिस्का वन्यजीव पशु विहार का दूसरा, मानस बाघ रिजर्व का तीसरा, पेरियार राष्ट्रीय बाघ रिजर्व का चौथा, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखे हैं, ये वाले ज़रूर पढ़ के जाना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है।
राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है। असम में 2 हैं, मानस है और साथ ही साथ कौन से हैं, काजीरंगा। काजीरंगा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाला गेंडा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो आप बताओगे क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही केरल में एक बाघ रिजर्व है जो कि कौन सा है, पेरियार। आगे देखते हैं। अब हमें पिछले तो हमने कुछ टाइगर रिजर्व बता दिए हैं। अब आपको ये कुछ समय के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और मिलान करके बता देखिए क्या आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर हम इसका उत्तर देंगे। ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, सरिस्का है राजस्थान में, मतलब राजस्थान वाले दूसरे में। भैरवदेव डाको ये कहाँ है, भैरवदेव डाको वन्यजीव संरक्षण के लिए अलवर में कुछ समुदाय ने मिलकर उसे एक सेंचुरी घोषित कर दिया था, अलवर में है। चिपको मूवमेंट हमने अभी कहाँ पढ़ा था, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में है जो कि पेड़ों के संबंधित को संरक्षित करने के लिए बनाया था। नवदान्य आंदोलन कहाँ चला था, नवदान्य आंदोलन कर्नाटका में। ठीक है। तो जबकि नवदान्य आंदोलन वैसे देखा जाए तो वास्तव में कर्नाटका में नहीं चला था, ये भी टिहरी वाले क्षेत्रों में चला था, लेकिन यहाँ पर और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है तो कर्नाटका को हम काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टिहरी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ये रहे चैप्टर नंबर 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं ये आपके लिए मददगार साबित होंगे।